नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। मेवात को दंगे की आग में झोंक दिया गया। फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ दंगे की साजिश रची गई। हर घंटे साजिशों से पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। प्रशासन का एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। अब तक 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इस बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया। अनिल विज ने कहा है कि नूंह दंगा प्री प्लान साजिश थी। पहले से प्लान करके गोलियां चलाई गईं। पूरी तैयारी के साथ पहाड़ों पर चढ़कर फायरिंग की गई। शोभा यात्रा पर पथराव के लिए छतों पर पत्थर इकट्ठा किए गए। जो जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, जैसे ये सारी प्री प्लान करके गोलियां चलाई गई, पहाड़ों पे चढ़ के गोलियां मारी गई और सारा कुछ किया गया और छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए, तो सारा हम एक एक की जानकारी ले रहे हैं और उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, लोगों के बयान हो रहे हैं और सारी जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाली जा रही है। मैंने सभी पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना की है कि जो उस वक्त कवरेज कर रहे थे कि उनके पास जो भी फीड हो वो हमारे अधिकारियों को दें, और बाकी भी जो लोग यात्रा में थे उन्होंने भी मोबाइल में काफ़ी लोगों ने बनाई हुई है। दे शुड कम फॉरवर्ड और आकर बताना चाहिए कि ये हमने रिकॉर्ड किया है और उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बिट्टू बजरंगी, गोरक्षक बजरंग दल, वारिस पठान, प्रवक्ता एआईएमआईएम, देवाशीष जरारिया, प्रवक्ता कांग्रेस, तस्लीम अहमद रहमानी, अध्यक्ष एमपीसीआई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बिट्टू आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। आपकी एक वीडियो ने दंगा भड़का दिया। आप मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से नूंह जल गया, ऐसे सीधे आरोप आप पर लग रहे हैं। कौन आ रहा है? आवाज मिल रही है आपको? बिट्टू जी, आवाज मिल रही है? चलिए, मैं आऊंगी आपके पास, लौटूंगी, इन सवालों के जवाब लूंगी, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है। आज आपके गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश हुई। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पहाड़ी पर लोग इकट्ठा हो गए, कैसे हथियारों से हमला किया गया, कैसे लोगों को टारगेट किया गया। ये वक्त रहते आपकी सरकार क्यों नहीं जागी ताकि इतने बड़े दंगे को आप लोग रोक पाते? क्यों नहीं भाप पाए आप इस स्थिति को? देखिए प्राची जी, एक बात तो स्पष्ट है कि वहां पर जो भी दंगा भड़काने का प्रयास किया गया और जो अंततः हमने देखा कि ग्राउंड पे जिस प्रकार का एक पूरी यात्रा को ही, यात्रा में शामिल होने वाले एक एक यात्री को जिस प्रकार की एक सिचुएशन का सामना करना पड़ा, अगर वहां पर पुलिस ना होती तो जो 2500 यात्री शिव मंदिर के अंदर फंसे थे वो उनको वहां पर बचा के बाहर निकालना यह असंभव था। जब गृह मंत्री जी कह रहे हैं कि चारों ओर से पत्थर चलाए जा रहे हैं, वहां पर गोलियां भी चलाई गई, पहाड़ों पे चढ़कर गोलियां चलाई गई, तो मैं मानता हूं कि उन गोलियों के बीच में हमारी हरियाणा की पुलिस ने इतने ज्यादा संख्या में यात्रियों को, महिलाओं को, बच्चों को वहां से निकाला है। ये भी एक उपलब्धि है। हम बिल्कुल इसमें हम 1% की ढिलाई नहीं छोड़ने वाले हैं। हमारा एक्शन वहां पर चालू है। 102 एफआईआर हमने दर्ज करी हैं, 200 से ऊपर लोग हमने अरेस्ट किए हैं। एक एक ऐसे उत्पादी को हम चुन चुन करके उनके घर में घुस करके उनको बाहर निकाल करके उनको हम इंश्योर करेंगे कि जो भी उन्होंने कृत्य किया दंगा होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, आपकी पुलिस ने कितनी एक्टिवली काम किया? ये सवाल मेरा नहीं था सिद्धार्थ जी। मेरा सवाल आपसे ये था कि इतनी भयावह स्थिति पैदा हो सकती है, इतनी बड़ी संख्या में लोग एक पहाड़ पर इकट्ठा हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को धमकाया जा रहा है, ये तमाम बातें आपकी आंखों से कैसे छूट गई? कैसे प्रशासन खामोश रह गया? कैसे सोता रह गया कि सब कुछ हो गया, अब बाद में आप करते रहिए सरकार कार्रवाई, इस पर कोई इनकार नहीं? प्राची जी, जो स्थान भी है मेवात, नूंह, ये जो जिले हैं, अगर आप उनको स्टडी करेंगे, ऐसा नहीं है वहां पे पुलिस के एक्शन पहले से नहीं चल रहा। अभी हाल ही के दिनों में साइबर अटैक को लेकर के एक बहुत बड़ी पुलिस की कार्रवाई करी गई थी। लगभग 5000 पुलिसकर्मी वहां पर गए थे और बड़ी संख्या में एक साथ जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व वहां के लोग हैं उनको निकाला गया। ये ठीक है, ये बात हम जानते हैं, हमारी प्रदेश की स्थिति है।
कि वहां पर कुछ हो सकता है क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों की संख्या ज्यादा हो और उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगातार काम करती है। इसमें भी जिन भी लोगों ने इन्वॉल्व किया, और हो सकता है अगर कहीं जो आप मेरे को संकेत करने की कोशिश कर रही हैं कि कहीं चूक हुई होगी या ऐसा होगा, तो उसकी भी एक एक जांच किसी मैं हर संकेत पुलिस करने कर्मी की से कोशिश लेकर के नहीं कर रही हूं इंटेलिजेंस की। सिद्धार्थ जी। देखिए, चूक तो हुई है, चूक ना हुई होती तो शायद इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ सड़कों पर ना आए होते, नूह को जलाया नहीं गया होता। उसके बाद आपकी सरकार क्या कर रही है, इस पर मैं कोई इनकार नहीं कर रही हूं, या इस पर मेरा कोई सवाल भी नहीं है। मेरा सवाल यह है कि वक्त रहते आप लोग क्यों नहीं जागे। मैं बिट्टू के पास जाऊं उससे पहले मैं कुछ तस्वीरें, मैं कुछ वीडियो दिखा देती हूं कि कैसे चूक हुई है, कैसे कहा जा रहा है कि इन वीडियोस के जरिए नूह में दंगा भड़का है। बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। चीज आ रहे तुम्हारे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए और 150 गाड़ियां फुल सिस्टम से। बिट्टू बजरंगी जी, आप करना क्या चाहते थे इस वीडियो को वायरल करने के बाद? आपका मकसद क्या था कि आपने एक वीडियो बनाई, उस वीडियो को वायरल कर दिया? ये तो धार्मिक यात्रा थी ना, आप क्यों किसी को भड़का रहे थे या क्यों किसी को धमका रहे थे? जी, मैं धमका नहीं रहा था, ना मैं किसी को भड़का रहा था। मैं वहाँ पर टोल पर, हम इस सभी शांति से वहाँ गए। वहाँ से हमें टोल से हमें सोना की तरफ जाकर और हमें नल्लड़ मंदिर में भोले बाबा का मंदिर है, वहाँ पर जलाभिषेक करना था। वह कार्यक्रम था। लोगों ने कहा, और आपके माध्यम से जो वीडियो आई कि बिट्टू बजरंगी ने ऐसे भड़काया, उन लोगों ने मुझे 10 दिन पहले से ही धमकी देनी चालू कर दी थी। जो कुछ लोग थे यूट्यूबर पे, चैनल पे, मेरे पास वीडियो स्क्रीनशॉट है और मैंने प्रशासन को उपलब्ध भी करा दिए। वो मुझे मारने काटने की बात कह रहे थे कि अब की बार तू आ, तेरा मेवात में स्वागत होगा। तो मेरा उन लोगों के लिए था, ना कि सभी लोगों के लिए। नहीं, अगर आपको धमकी मिल रही थी, अगर आपको धमकाया जा रहा था, अगर आपको मारने काटने की बात कही जा रही थी, तो आप बेहतर होता पुलिस के पास जाते। आप तो वीडियो बनाकर एक पक्ष को सीधे सीधे तौर पर भड़का रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, जो करना है कर लो। आपको पता है इसकी वजह से नूह में क्या हो गया? मेरा इतना मकसद था, जिन लोगों ने मुझे उल्टा सूता मेरे माता बहनों के लिए अपशब्द बोली, उनके लिए था, ना कि सभी के लिए। और ये तैयारी काफ़ी पहले से चालू थी। मेरे वीडियो डालने का ये मतलब नहीं है कि मैंने वीडियो डाली और उन्होंने अलवर से, राजस्थान से लेकर, अजमेर से लेकर और आपका हापुड़ और मुरादाबाद तक के सारे लोगों को बुलाकर एक असला इकट्ठा करके पेट्रोल पंप बनाना, आधुनिक हथियारों से हत्याएं करना, आगजनी करनी, गाड़ियों को जलाना, इतना सारा कुछ आधे घंटे के अंदर ये सारी वो अपनी कमियों, दूसरे पक्ष ने क्या किया वो पुलिस जांच कर रही है, वो लोग जवाब देंगे। मुझे आप इतना बता दीजिए कि एक धार्मिक यात्रा में उस वीडियो का मतलब क्या था? धमकी अगर आपको मिल रही थी तो आपको पुलिस के पास जाना था, आपने वीडियो बनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों की? मैंने उन लोगों के लिए बोला था, ना कि सभी के लिए बोला था जो मुझे धमकी दे रहे थे। और धमकियां सुबह से शाम तक मेरे पास अभी भी आ रही हैं और यही बोला जा रहा है कि तू बच के निकल गया। ये सारी चीजें लगातार मेरे साथ 15-20 दिन से चल रहा था। तो मुझे उन लोगों के लिए था, ना कि जब कभी धमकी मिलती है, किसी को धमकी मिलती है, मुझे मान लीजिए धमकी दी जा रही है, मुझे मान लीजिए कहा जा रहा है कि जान से मार दिया जाएगा, तो बजाय इसके कि मैं पुलिस के पास जाऊं, क्या मैं वीडियो जारी कर दूंगी? पुलिस पर यकीन नहीं है क्या आपको कि अगर आप पुलिस के पास जाकर बताएंगे कि मुझे सोशल मीडिया के जरिए धमकाया जा रहा है कि पुलिस आपको सुरक्षा देगी? सुबह से शाम तक मेरे पे सुबह से सुरक्षा, मेरे ऊपर अभी 1 महीने पहले हमला हुआ, मेरी गाड़ी तोड़ दी। मैं आपके मीडिया कर्मी भाई को मैंने दिखाया, मेरे पे 3 गोलियों की फायरिंग हुई। ये सुरक्षा है मेरी। मुझे मारने के लिए अभी 3 महीने भी मुझे लोगों ने घेर लिया। ये सुरक्षा है मेरी। ये चाहते हैं कि ये जो मैं जो लव जिहाद का 25 साल से कार्य कर रहा हूँ
और इन लोगों ने जो ठीक है, हमारी चलिए। बहनों को बहलाकर फुसलाकर, यानी हमारी आपको बहनों पुलिस को पर यकीन फरीदाबाद, नहीं है, आप जहाँ सीधा पर मैं सीधा ये रहता कह हूँ, रहे हैं यहाँ पर आपको काट पुलिस के- पर यकीन नहीं है, इसलिए अपने आप करना चाहते हैं, अपनी रक्षा भी खुद करना चाहते हैं, वीडियो के जरिए आप उन लोगों को संदेश भी देना चाहते हैं, लेकिन ये तरीका पुलिस नहीं होती, हमारे फरीदाबाद की, गुड़गांव की, पलवल की पुलिस नहीं होती तो हमारी माताएं बहनें सकुशल नहीं वापस आती। सभी की हत्या होना निश्चित था। नहीं तो दो बात ये एक पुलिस साथ का नहीं हो ही सकती ना, शासन या है, तो जो वीडियो हमारी- या तो आप यहाँ वीडियो पर जारी बैठ ना के सांस करके ले सीधे रहे हैं। पुलिस के पास जाते, आपने वीडियो जारी करके नूह को दंगे की आग में झोंक दिया ना। आपने अगर आपने अगर वीडियो जारी किया, आपने वीडियो जारी किया तो आप लोगों ने संदेश दिया ना, सुबह से शाम तक आपने संदेश दिया ना, मैं आपने क्या थाने भड़काया में कि बैठा नहीं? रहूं सुबह से शाम तक 50 धमकी के लिए। तो आप 50 पुलिस के धमकी पास आती है जाएंगे सुबह या शाम वीडियो तक। जारी कर देंगे? तो इसका मतलब मैं थाने में बैठ के FIR करवाता रहूं। तो क्या मैंने- करेंगे फिर? जैसे उन्होंने सोशल मीडिया पे मुझसे बोला, ऐसे मैंने बोल दिया, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया बोला, मैं उनको जानता भी नहीं जिन्होंने मुझे धमकी दी। तो इन सब के बीच मैंने भी नूह को उनको जलने सोशल मीडिया के दें, माध्यम इन से सब के बता बीच दिया। नूह को जलने दें, उसने आपको धमकाया इसलिए आप भी धमकाएंगे और इन सब के बीच आम लोग परेशान हो जाएंगे, इन सब के बीच नूह जल जाएगा, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जिन लोगों ठीक है, ने मेरे साथ मुझे अब ये सब तरीका लोगों ने नहीं है मेरी ना गालियां सर, दी, मुझे गंदी गंदी ये तरीका भाषाओं नहीं है का ना, प्रयोग आपको किया। गालियां दी गई हैं तो आपको ये अधिकार नहीं मैडम जी, मिलता कि आप उन्होंने- सेंसिटिव माहौल में एक वीडियो बनाकर नहीं, लोगों को भड़काएंगे। वारिस पठान जी, ये तरीका जो आप बोल रही हो, ये हाँ। तरीका कोई हमारी माता बहने को, मेरी माता को, मेरी बहन को, मेरी बच्ची को हाथ पकड़ेगा और आप कहोगे पहले थाने चौकी में जाकर रिपोर्ट लिखवा, पहले तो मैं उसका विरोध करूंगा। अरे तो विरोध करिए ना, आप तो धमका रहे हैं, आपकी भाषा देखिए आप क्या कर रहे हैं, विरोध करने में और भड़काने में जमीन आसमान का अंतर होता है। बिट्टू बजरंगी जी, बाद में पहले बिट्टू बजरंगी जी, भड़काने में और विरोध करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपकी जो शब्दावली है उससे किसी को भी आप भड़का सकते हैं, जो आपने उस वीडियो में इस्तेमाल किए। खैर वारिस पठान जी, ये दोनों तरफ से हो रहा था। बिट्टू बजरंगी अभी जो कह रहे हैं कि मुझे धमकी दी जा रही थी, मेरी माता बहनों को इसमें शामिल किया जा रहा था, सिर्फ एक पक्ष की गलती बताकर थोड़ी ना बचा जा सकता है, हमें दोनों तरफ बैलेंस करना होगा ना। रुक जाइए बिट्टू जी, एक सेकंड रुक जाइए, बजरंगी ऐसे बयान देगा और हम हजारों रुक जाइए सर, एक सेकंड करेंगे। बिट्टू जी, एक मिनट रुक जाइए। दिनों से तैयारी चल रही थी, बोलिए बोलिए वारिस जी। हथियारों की, सिलेंडरों की, पानी के बोतलों ये में प्राची पेट्रोल जी। भर रुक भर जाइए के बिट्टू उन्होंने- जी, रुक जाइए रुक जाइए। देखिए प्राची जी, कांच की बोतल जमा करेंगे। पहले इनका आवाज कम करिए, इनका बोलिए बोलिए फेडर डाउन वारिस जी, कर दीजिए ना। बोलिए बोलिए। देखिए प्राची जी, बड़े अफसोस की बात है, बड़ा अफसोस लग रहा है मुझे कि जिस इंसान का वीडियो वायरल हुआ, जिसने धमकी दी, ये बिट्टू बजरंगी, दूसरा वो मोने मनेसर, जिसके 2 वीडियो निकले, जिसकी वजह से नूह जल गया, 6 हमारे लोगों की जानें चले गई। आज वो शख्स टीवी के चैनल के ऊपर बैठ कर डिबेट कर रहा है। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, इस आदमी की जगह सलाखों के पीछे हरियाणा पुलिस क्या कर रही है, राजस्थान पुलिस क्या कर रही है, एक दूसरे पर ठिकड़ा छोड़ना फोड़ो। ये आदमी जब टीवी चैनल वालों को अवेलेबल है तो आप क्यों इसको अरेस्ट नहीं करते? इसके बयान की वजह से, इसकी हेड स्पीच की वजह से, इसके नफरत फैलाने की वजह से नूह में इतनी बड़ी घटना हो गई, 6 देशवासी हमारे जान दे गए। आज वहां पर FIR हुआ, मैक्सिमम मुसलमानों के ऊपर FIR कर रहे। आज वहां पर बुलडोजर चल रहे, मैक्सिमम मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। अभी मैं वीडियो देख रहा था, एक औरत सिसक कर रो रही है कि उसका घर एक आशियाना बनाने में लग जाते हैं सैकड़ों महीने, सैकड़ों साल जिंदगी, और आपको उजाड़ने के अंदर आधा घंटा लगता है। जो कुछ बजे हुए थे उसको बुलडोजर आके उड़ा देता है। अरे एक बुजुर्ग आदमी 80 साल से उम्र का आदमी खड़ा हुआ है, उसका जाके चुप बैठिए, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता, चुप बैठिए, आपके साथ में बहस नहीं करना चाहता। सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर इस तरह की कोई भी हेट स्पीच दे तो कानून प्रशासन का यह बनता है फर्ज कि उसको खिलाफ FIR करके उसको जेल में डाले। और मुझे अफसोस हो रहा है कि आप आज इस टीवी के चैनल के ऊपर बैठ के डिबेट कर रहे हैं और यहां भी अपनी एकड़ी दिखा रहे हैं, यहां भी आप धमकी दे रहे हैं, यहां भी आप लोगों को धमका रहे हैं। प्राची जी, इमीडिएटली कॉल करिए पुलिस को, बताइए जाके देखिए सुनिए वारिस जेल में डालिए। वारिस पठान जी सुनिए, वारिस पठान जी सुनिए, वारिस पठान जी एक सेकंड। बिट्टू यहाँ पर बैठे हैं, उनकी वीडियो को लेकर उनसे सवाल कर लिया गया है, पुलिस इन पर कार्रवाई कर रही है, पुलिस को जो एक्शन लेना है पुलिस एक्शन ले लेगी। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं ये जान लूं कि नफरत के बीज कौन डाल रहा है। बिट्टू अगर अपनी वीडियो को लेकर ये कह रहे हैं कि मेरे साथ भी धमकियां दी जा रही थी, मेरे घर में भी मेरी बहन, मेरी मां को लेकर मुझे धमकाया जा रहा था, क्या ये सही है? क्या छतों पर पत्थर आप रख लेंगे वारिस पठान जी? इस सोच को भी तो आप कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करेंगे ना। देखिए प्राची जी,
प्राची जी, सबसे पहली बात तो ये, वायलेंस किसी भी तरह का हो, मैं खंडन करता हूँ उस वायलेंस का। किसी को भी कानून कायदा अपने हाथ में लेने का अधिकार है नहीं, मगर जब पुलिस प्रशासन को पता था कि यात्रा निकलने वाली है और यात्रा में तमंचे, बंदूक, पिस्तौल, तलवार लेकर कौन जाता है, ये मैं नहीं, आपके ही MOS राव इंद्रजीत ने कहा। क्या जरूरत थी तलवार तमंचे ले जाने की वहां पर? प्लस बाद में आप आकर जो वीडियो दिखाए जाते हैं, जब वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं कि मंदिर परिसर के अंदर से खड़े होकर ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वाले गोलियां चला रहे होते हैं, उसमें एक इंसान की पहचान की जाती है फैक्ट चेक द्वारा, वो एक लॉयर है, पुलिस खड़ी है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। तो आप क्या करेंगे? चलिए बताइए मुझको। तो कि वायलेंस में पुलिस प्रशासन टोटल फेल हो गई, बीजेपी सरकार टोटल फेल हो गई, इसलिए वायलेंस बढ़ा। अगर बीजेपी चाहती, खट्टर साहब चाहते कि वायलेंस रुके, तो किसी की ताकत नहीं कि वायलेंस को आगे बढ़ा सकता। मगर जैसा कि आपने सही कहा, वायलेंस दोनों तरफ से हो रहा है, दोनों लोग इन्वॉल्व है, मगर FIR किस पे की जा रही है? मैक्सिमम मुसलमानों के ऊपर। घर किसके तोड़े जा रहे हैं? मैक्सिमम मुसलमानों के। बुलडोजर किसके ऊपर चला जा रहा है? मैक्सिमम मुसलमानों के। देखिए, बुलडोजर एक्शन की अगर आप बात करेंगे वारिस पठान जी, तो मेरे तमाम सहयोगी आज ग्राउंड पर हैं। एक एक उस शख्स का घर गिराया जा रहा है जो अवैध है, उसमें धर्म नहीं देखा जा रहा। आप यकीन करिए, उसमें ऐसे भी बहुत लोग हैं जो हिंदू पक्ष के हैं, जो बता रहे हैं कि उनके घर टूट गए। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान है इसीलिए बुलडोजर चला दिया गया है। ये चश्मा उतारकर नहीं फेंकेंगे तो कैसे रोक पाएंगे आप इस दंगे को? सुनिए प्राची जी, जो उस घर ढहने के, जो उस जानों के गंवाने के दोषी है, वो दोषी तो आपके चैनल के ऊपर बैठ के डिबेट कर रहा है यहाँ पर। किस तरह से फिर आप बताएंगे कायदा कानून सब, प्रशासन सब सही चल रहा है देश में? मोनू मने से रील पे रील बना के डाला जा रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, AK-47 ले लेके। बताइए किसने इनको? वारिस पठान जी, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी अगर वीडियो बनाकर डाल देंगे तो क्या? सर एक मिनट रुक जाइए वारिस पठान जी, तो क्या ये अधिकार मिल जाता है कि आप अपने घरों पर पत्थर रख लेंगे, आप पेट्रोल बम बना लेंगे, आप गाड़ियां जला देंगे, आप फायरिंग करने लग जाएंगे, आप एक मंदिर को घेर लेंगे? क्या ये अधिकार मिल जाता है? मैं बार बार आपसे कह रही हूं, इस पर भी तो बोलिए ना, बिट्टू बजरंगी पर बोलिए, सवाल उठाइए, लेकिन उन लोगों पर भी बोलिए ना जो फायरिंग कर रहे थे। जैसे प्रशासन को पता चला कि इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, धमकी दी जा रही है वीडियो के जरिए से, तो प्रशासन ने फौरी तौर से कार्रवाई करके क्यों स्टॉप नहीं किया सब चीज को? क्यों प्रशासन ने लापरवाही जताई? उसके बाद से अगर किसी ने पत्थर मारा तो कार्रवाई तो उन पर भी हो रही है ना, क्योंकि वहां पे 4 मस्जिदें जल गई है, मस्जिद के इमाम को मार दिया मस्जिद के अंदर घुस के। किसकी वजह से हुआ? ये इनके भड़काऊ बयान की वजह से। 19 साल का मौलाना साद इमाम था, बिहार से आया हुआ, सीतामढ़ी का। ठीक है, तस्लीम रहमान जी, मस्जिद को जला दिया। ठीक है वारिस पठान जी, लेकिन आपको दोनों तरफ देखना होगा ना। एक तरफ तो आप कह के ये निकल जाते हैं कि सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आप मस्जिद की बात को पॉइंट आउट करेंगे, आप बिट्टू बजरंगी को पॉइंट आउट करेंगे, लेकिन उन तमाम लोगों को भूल जाते हैं जो सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां लिख रहे थे, जो सोशल मीडिया पर इस यात्रा को कैसे टारगेट करना है ये बता रहे थे। उनको भी सर बोलना, उनके बारे में भी आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तस्लीम रहमान जी, पुलिस प्रशासन को यहाँ पर पुलिस प्रशासन याद आ जाता है, वैसे आप बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर को दोष देने लग जाते हैं। तस्लीम रहमानी जी, ये नफरती बीज कौन बो रहा है? कैसे दोनों तरफ से ये जो घटनाएं हैं रुक सकती हैं? इंसान की वजह से 6 भारतीयों ने अपनी जानें गंवाई है। ठीक है, तस्लीम रहमानी जी। देखिए, कम्युनल राइट्स इस मुल्क पे 70-80 हज़ार हो चुके हैं पिछले 75 साल पे, और हमने सभी को देखा है, समझने की कोशिश की है, पढ़ा है। कोई भी कम्युनल राइट, बड़ा कम्युनल राइट, छोटे मोटे तो स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, लेकिन ये इस टाइप के कम्युनल राइट स्पॉन्टेनियस नहीं होते कभी भी, ये हमेशा जो है प्री प्लान्ड होते हैं। तो अनिल विज साहब जो कह रहे हैं कि प्री प्लान्ड है, तो कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, ये सब जानते हैं कि इस टाइप का प्लान होता है, प्लस उसका एक मोटिव होता है, उसका एक पर्पस होता है जिसके लिए ये प्लान होते हैं। तो यहाँ पर प्लानिंग किसने की? प्लानिंग जाहिर है कि प्लानिंग थी तो एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम था, सिक्योरिटी एजेंसीज को मालूम था। आप ही के चैनल्स दिखा रहे हैं कि LIU के इनपुट्स पुलिस के पास मौजूद थे, SP साहब छुट्टी लेके चले गए। फिर जो धार्मिक यात्रा है, बड़ा सवाल ये है कि धार्मिक यात्रा पिछले 3 साल से निकल रही है, उसी इलाके से, उसी रूट से निकल रही है, पुरअमन तरीके से निकल रही है, लेकिन VHP और बजरंग दल अगर धार्मिक यात्रा निकालेंगे, ये तो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। सब जानते हैं कि VHP धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बजरंग दल धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, काओ टास्क फोर्स
ये एक अजीबोगरीब टर्म है जो नहीं, हमने ये कौन सी हरियाणवी रूल बुक में लिखा है तस्लीम रहमानी जी? ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि अगर कोई धार्मिक संगठन नहीं है तो वो धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकता? ये कौन सी रूल बुक में लिखा है कि वीएचपी धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकता, बजरंग दल धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकता? कौन सा कानून है ये देश में ऐसा? आप एटलीस्ट ये तो मान गई कि वीएचपी और बजरंग दल धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। मैं नहीं मानी हूं तस्लीम रहमानी जी। सुनिए, आपने जो कहा, सर सुनिए ना, ये ना शब्दों को ट्विस्ट करना मत करिए यहाँ पर। आपने जो कहा, मैंने उसे कोट अनकोट करके कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि वो धार्मिक संगठन नहीं है, तो ये कौन से रूल बुक में लिखा है कि कोई भी गैर धार्मिक संगठन धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकता? क्या मैं साबित करूं कि वो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं मैं है? बहस इस बात पर नहीं कर रही हूँ सर, मैं आपसे बहस इस बात पर कर रही हूँ कि वो धार्मिक संगठन अगर नहीं है तो ये कौन से रूल बुक में लिखा है कि वो धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकते? कि बजरंग दल, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं कि बजरंग दल एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वीएचपी उसके एलाई है और इन दोनों के वेंटर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है। ये एक नोन फैक्ट है जिसे अब सारी दुनिया, तस्लीम रहमानी जी, देखिए, अगर आप सिर्फ यही बोलते रह जाएंगे वो धार्मिक संगठन नहीं है, धार्मिक संगठन नहीं है, तो इससे हल नहीं मिलेगा। एक सेकंड रुकिए सर, मुझे सिर्फ रूल बता दीजिए ना, मुझे रूल बताइए। देश में ऐसा कौन सा रूल बुक है, कौन सी रूल बुक में लिखा है? देश में ऐसा कौन सा कानून है, संविधान में ऐसा कौन सा क्लॉज है? एक मिनट रुकिए सर, एक सेकंड, जिसमें यह कहा गया है कि गैर धार्मिक जो संगठन है वो धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकते हैं? बताइए। इसलिए कि उनके मिलिटेंसी के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और जो लोग उसमें शरीक हो रहे हैं उनके ऊपर कत्ल के मुकदमे दर्ज हैं। और ये रीजन है कि हम देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं के भेष में वीएचपी के लोग हथियार लेके जा रहे हैं और पहले से धमका रहे हैं। तो राइट टू सेल्फ डिफेंस हर एक का है, ठीक है। तमाम 140 तो सर, एक दूसरे दोनों समुदाय सेल्फ डिफेंस करते रह जाएंगे और नू जलता रह जाएगा। आपको भी वीएचपी नजर आ रहा है, आपको भी बजरंग दल नजर आ रहा है, आप भी दूसरों को नसीहत दे रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में भी तो झांक कर देखना होगा ना। मैं उम्मीद ये कर रही थी कि तस्लीम रहमानी साहब जो एकता की बात करते हैं, जो शांति और अमनो चैन की बात करते हैं, वो मुझे ये भी बोलेंगे कि जो फायरिंग कर रहे थे लोग, उन्हें फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी। जो सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी गालियां लिख रहे थे इस यात्रा को लेकर, उन्हें नहीं लिखनी चाहिए थी। प्राची जी, आज की ये डिबेट जाहिर कर रही है कि हरियाणा सरकार के तहफ्फुज़ में उसकी मर्जी के साथ सुनियोजित तरीके से ये राइट हुआ, वरना जिस तरीके से 200 और लोग अरेस्ट हो चुके हैं, ये बिट्टू बजरंगी को भी जेल में होना चाहिए था। वो अगर आज एक कोजी रूम में बैठा हुआ टेलीविजन पे आपके साथ डिबेट में शरीक है। बिट्टू, इसका जवाब आप दीजिए। बार बार ये कहा जा रहा है, ये चाहे वारिस पठान जी हो चाहे तस्लीम रहमानी जी हो, कि आपकी वजह से ये दंगा भड़का है और आपकी जगह जेल में है, घूमने में नहीं है या अपनी बात रखने में नहीं है। इनका मतलब ये है, जो ये हथियार की बोल रहे हैं कि ये हथियार लेके गए। एक हमारा एक भाई सनातनी भाई है, उसने बहन बेटी की इज्जत आबरू खतरे में थी, हमारी बहनों के सामने इज्जत लुटती। हमारी एक ममता सिंह है, उन्होंने वो दुर्गा माता के रूप में आई, उन्होंने हमारी इज्जत बचाई। आप बीच में मत बोलो, मैं बीच में नहीं बोला था आपके, आप बीच में मत बोलो। और ये जितने भी है, क्या ये 18, 20 साल के युवक हथियारों में बम लेके हमारी माताओं बहनों पे गाड़ियां जलाई, नंगा नाच किया, हमारे 2 शहीद सैनिक हुए। तो ये इनको जायज लग रहा है? ये नाजायज नहीं लग रहा है? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को ये आतंकवादी बता रहे हैं और ये एक जमात हिंद, दारुल देवबंद, कई आतंकवादी संगठनों से इनके तार होंगे। सामने सारी सच्चाई आएगी। जो तुमने ये नंगा नाच किया है, ये हमारी बिरज भूमि है, इसको पाकिस्तान नहीं बनने देंगे किसी भी कीमत पे। अरे सुनिए बिट्टू बजरंगी जी, ये आप थोड़ी ना तय करेंगे कि किसको क्या करना है और किसको क्या नहीं करना है। आप पहले अपनी भूमिका निभाइए ना, अपनी भूमिका निभाइए। आपने वीडियो जारी करके धमकाने की, भड़काने की कोशिश की ना। एक सेकेंड, अगर आपको ब्रजभूमि की इतनी चिंता थी तो आपको वीडियो जारी नहीं करनी थी। बिट्टू बजरंगी जी, ये धर्म के नाम पर अगर गुंडागर्दी करने लग जाएंगे तो आपको लाइसेंस नहीं मिल जाएगा। 15 दिन से ये बोल रहे हैं कि पुलिस भी मेवात में घुसेगी। मैं रोक रही हूँ आपको बिट्टू जी बीच में, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। देवाशीष जी, नूह को किसने जलाया, इस सवाल का जवाब आना तो अभी बाकी है, लेकिन आपके दामन में भी दाग हैं, ये आरोप अब लग रहे हैं। मामन खान को वक्त रहते क्यों नहीं रोका गया? विधानसभा में अगर बयान दिया खड़े होकर तो क्यों नहीं वक्त रहते कदम उठाया गया? क्या इसे भड़काने जैसा नहीं कहा जाएगा? देखिए मामन खान जी पर का बयान जो है, मेरे हिसाब से ये फरवरी का बयान था, और उस समय तो मुझे पोजीशन की कोई स्थिति भी नहीं लगती कि इस तरह का कोई यात्रा निकलने वाली है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि मोनू मानेसर से क्या दोस्ती है भारतीय जनता पार्टी की, जो बताइए। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि को आप डिफेंड नहीं कर रहे, मोनू मानेसर को डिफेंड कर रहे हैं। अगर मोनू मानेसर के खिलाफ कुछ मैं बोलता हूं तो क्या मैं दोषी हो जाऊंगा क्या? मोनू मानेसर से क्या दोस्ती है भारतीय जनता पार्टी की? एक व्यक्ति जिस पर दो लोगों की हत्या के आरोप हैं, उसके खिलाफ अगर हमारा विधायक विधानसभा में बोलता है तो आरोपी हो गया, वो भी फरवरी में। आप जो लोग आज बयान दे रहे हैं उनको आप बैठा के टीवी डिबेट करा रहे हो, जो उस पूरी घटना में इन्वॉल्व है वो टीवी डिबेट कर रहे हैं। अगर मुझे बताइए, अगर दूसरा पक्ष का कोई व्यक्ति इस तरह के बयान दे दिया होता तो क्या आज टीवी डिबेट में बैठ सकता था वो? देखिए देवाशीष जी, टीवी डिबेट पे कौन बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा ये काम मेरा, ये मुझे करने दीजिए। आपने अपनी पार्टी में मामन खान के खिलाफ क्या कदम उठाए, आप मुझे ये बताइए। नहीं रुकिए ना देवाशीष जी, दूसरे पर दूसरे की जिम्मेदारी को तय करना बहुत आसान होता है, लेकिन आपने क्या किया? नहीं, आपने क्या किया? क्या बयान था? मामन खान अगर खड़े होकर विधानसभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो ये जायज है? विधायक ऐसी भाषा बोल सकते हैं? मोनू मानेसर कौन है? मोनू मानेसर कोई भी है, मोनू मानेसर पर केस है, मोनू मानेसर पर केस है, उस पर कार्रवाई पुलिस करेगी, गुंडा है, उस पर कार्रवाई पुलिस करेगी। लेकिन क्या एक विधायक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? कोई भी चीज, क्या एक विधायक इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? रुकिए ना, रुकिए ना, क्रिमिनल है ना अगर मोनू मानेसर, तो मोनू मानेसर पर कार्रवाई पुलिस करेगी है। बिल्कुल। विधायक, क्या विधायक ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? कौन सी पुलिस कर रही है? रुकिए ना, आप गोल पोस्ट मत बदलिए, पहले आप अपने विधायक पर जवाब दीजिए। कौन से विधायक को ये भाषा शोभा देती है जो वो खड़े होकर विधानसभा के भीतर बोल रहे थे? आप मुझे ये बताइए, विधानसभा, देखिए प्राची जी, विधानसभा की कार्रवाई आप भी बेहतर जानती होंगी, मैं भी बेहतर जानता हूं। विधानसभा की कार्रवाई में जो कुछ भी बोला जाता है उसके लिए स्पीकर जिम्मेदार होता है। स्पीकर उसको कोट अनकोट करते हैं, उसको डिलीट करते हैं, ठीक है? विधानसभा की कार्रवाई में रहता है कि नहीं रहता, वो अलग बात है। और एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। अच्छा ये बताइए, नहीं तो आप मोनू मानेसर को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोनू मानेसर को क्यों डिफेंड कर रहे हो? भारतीय जनता पार्टी मोनू मानेसर को क्यों डिफेंड कर रही है? आप मुझे बताइए इस मामले में। देवाशीष जी कौन कर रहे हैं? हम तो असली कल्प्रिट का चेहरा उजागर करने का काम कर रहे हैं, कोई डिफेंड नहीं कर रहा। आपने राजस्थान में केस दर्ज किया, आप डिफेंड कर रहे हैं। आप पूरे देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं। आप पूरे देश को नफरत की आग में झोंक रहे हैं। आपने दिल्ली नहीं छोड़ा, सुनिए, आपने दिल्ली नहीं छोड़ा, आपने मणिपुर 90 दिनों से जला रहे हो, आपने गुरुग्राम जला दिया, आपने कौन से देश का कौन सा हिस्सा छोड़ दिया, बताइए ना। ठीक है देवाशीष, सब पर बोलेंगे देवाशीष जी, सबकी जिम्मेदारी याद दिला देंगे। मैं सवाल पूछूंगी तो मेरी जिम्मेदारी भी याद दिला देंगे, लेकिन आपकी पार्टी की क्या जिम्मेदारी बनती थी ये नहीं बताएंगे। एक विधायक ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों करता है आप ये नहीं बताएंगे। विधायक ने विधानसभा में खड़े होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया तो स्पीकर जिम्मेदार है, स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन सवाल मत पूछिए, कोई भी सवाल पूछेंगे तो आप मणिपुर चले जाएंगे, आप दिल्ली चले जाएंगे, आप हरियाणा पर आ जाएंगे, लेकिन मामन खान पर आपसे मैं सवाल ना पूछूं। एक विधायक को ऐसी भाषा शोभा देती है? मामन खान का बयान, सर सुनिए, एक विधायक जनप्रतिनिधि होता है, उसके अपने समर्थक होते हैं। जब उनके समर्थकों के सामने ऐसी भाषा का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप उन्हें भड़का रहे हैं, इतना तो आप जानते होंगे ना। ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, किसके खिलाफ? नहीं, एक मिनट, किसके खिलाफ भड़का रहे हैं? क्रिमिनल के खिलाफ भड़का रहे हैं, एक आरोपी के खिलाफ भड़का रहे हैं। लेकिन क्या एक आरोपी के खिलाफ भड़काएंगे आप? पुलिस कार्रवाई करेगी ना, पुलिस कार्रवाई करेगी। मोनू मानेसर पर बयान दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शब्द जस्टिफाई हो जाएंगे, आपके शब्द जस्टिफाई नहीं होंगे। सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, क्यों बचा रहे हैं आप? क्यों बचा रहे हैं आप? अपनी गलती पर बात आप क्यों नहीं करते? टाइमलाइन चेक कर लीजिए, टाइमलाइन चेक कर लीजिए। फरवरी में दिया हुआ बयान जुलाई में हुई शोभा यात्रा के लिए रेलेवेंट कैसे हो गया जी? अरे मैं बताता हूँ, सुनिए ना मेरी बात, मैं बता रहा हूँ आपको। आपके विधायक विधानसभा में आकर कहते हैं, जहां के वो विधायक हैं लोकल, वही दंगा वही बढ़ता है, ये जानते ना, पूरे हरियाणा में नहीं बदका, वही बदका। सुनिए ना, सुनिए, अरे मैं पूरी बताऊंगा, सुनिए तो देवाशीष जी, थोड़ा धैर्य रखिए।
आपके विधायक आकर के कहते हैं कि मेवात में आकर के दिखाओ और मैं प्याज सी वोट दूंगा, और अगली यात्रा जो मेवात में जाती है उस पर उन्मादी पहाड़ों में चढ़कर AK-47 से फायर करते हैं, हम पेट्रोल बम बना करके लोगों पर मारते हैं। तो 3 साल से यात्रा चल रही है, उसमें हिंसा मच जाती है, 6 लोगों की मौत हो जाती है। और ये बताइए, आज तक आप नहीं समझाएंगे? नहीं, मोनू मानेसर यात्रा में पहुंच रहा था, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? नहीं, मोनू मानेसर यात्रा में पहुंची थी, वीडियो जारी कर रहा था, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? मोनू मानेसर यात्रा में वो दूसरी बात, आपको वीडियो जारी हुआ कि नहीं हुआ? सर पे बहुत वीडियो जारी हुआ कि नहीं हुआ? देवाशीष जी, वीडियो जारी हुआ कि नहीं हुआ? आपको अरे आप मेरी बात कर रहे हैं, वीडियो जारी हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा रुकिए एक सेकंड देवाशीष आप जी, एक ऊपरी है, आप डिफेंड एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड देवाशीष जी, अरे रुक जाइए सर, अपनी अपनी बारी पर बोलिए और अपनी अपनी जिम्मेदारी पर बोलिए, ज्यादा अच्छा। एक सेकंड सिद्धार्थ जी, सरकार किसकी है हरियाणा में? बिल्कुल हमारी सरकार है प्राची जी। तो क्या जब फरवरी में ये बयान दिया गया था मामन खान के द्वारा, तब आपको नहीं लगा था कि ये बयान बेकार है, ये बयान खराब है, ये बयान भड़काऊ है? उस वक्त नहीं जागी थी आपकी सरकार? नहीं देखिए, बिल्कुल प्राची जी, आज जब कुछ चीजें एक टाइमलाइन जिसकी बात देवाशीष जी कर रहे थे ना, जब वो एक ऑर्डर में आती है तब चीजें समझ में आती हैं। आज अच्छा, तब समझ में नहीं आ रहा था, तब ये भाषा अच्छी लग रही थी। प्राची जी, आप मेरे को उत्तर देने का तो अवसर दीजिए। एक चुना हुआ विधायक, कांग्रेस देश की एक ऐसी पार्टी जिसने देश में 60 साल तक राज किया, उस पार्टी का एक चुना हुआ विधायक अगर विधानसभा में खड़े होकर कुछ कह रहा है तो निश्चित बात है कि सभी लोग उसकी बात को सुनेंगे। अगर उसके कहने के बाद, चलिए कई बार मान लिया जाए कि उसने कह करके छोड़ दिया, पर उनके कहने के बाद जैसा वो कहते हैं वैसा ही उनके विधानसभा। अरे तो आपने होने क्यों दिया सिद्धार्थ जी? आपको तो अपने प्रदेश की चिंता थी ना, कांग्रेस पर तो आप आरोप लगाते हैं, कांग्रेस के विधायक अगर कुछ भी बोलेंगे तो आप मान लेंगे क्या? वैसे तो नहीं मानते हैं आप, वो 1000 सवाल आपसे पूछते हैं, आप कहते हैं लोग सियासत करते हैं, एक विधायक क्या बोल रहा है इस पर आपने पहले क्यों नहीं आपने नजर रखी? मुझे बताइए ना, मुझे बताइए ना, अभी वो जो इलाका आपको याद आ रहा है, रुक जाइए देवाशीष जी, रुक जाइए प्लीज। जिस इलाके में ये घटना हुई, जो दंगा हुआ, आपको याद आ रहा है, वहीं से विधायक है मामन खान। आपने कितनी कार्रवाई की थी? आपने कितना जांच पड़ताल की थी कि मामन खान के इस बयान के बाद ऐसा तो नहीं कि भीड़ इकट्ठा हो रही है, भीड़ भड़क रही है या कोई दंगा हो सकता है? बताएंगे सर, एक भी कदम आपने उठाया हो तो? एग्जैक्टली जी प्राची जी, अब आप मेरे को 30 सेकंड अनइंटरप्टेड दीजिए। बोलिए। देखिए प्राची जी, बड़ा क्लियर होता है। कोई विधायिका में चुना हुआ व्यक्ति हमने बहुत प्रदेशों में देखा है, चाहे फिर वो दिल्ली के अब्दुल्ला खान हो, चाहे यहाँ के मामन खान हो, या वहां का छोटा ओवैसी हो। कई बार कोई निकल कर आता है, वो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। कई बार को कहता है हमारे इलाके में आकर के दिखाओ, बता देंगे। कोई दिल्ली वाला इतने दंगों में कन्विक्ट है। ऐसे बहुत से लोग जिनको विधानसभा में चुन करके ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां भेजती हैं, वो अगर बात कहें उन पर अगर हम पहले कार्रवाई करें तो लोकतांत्रिक हो गया। आप तो चुने हुए प्रतिनिधियों को रोकने का काम करते हैं। हमने मेवात में जो कार्रवाई करी, ये एक चीज का रिएक्शन नहीं है। मेवात में साइबर क्राइम के बढ़ने पर हमारी पुलिस ने वहां जाकर के, सर आपकी सरकार क्या इस आरोप से डर जाएगी कि आपको अलोकतांत्रिक कह देंगे तो आप प्रदेश को जलने देंगे, आप एक विधायक के बयान को इग्नोर कर देंगे? ऐसे नहीं होगा ना सिद्धार्थ जी। अगर आप इतने सीरियस थे, आप इतने संवेदनशील थे, तो आपको सोशल मीडिया पर भी नजर रखनी चाहिए थी। ये चूक जो अभी आप बार बार कह रहे हैं साजिश हो गई, आपको पता होना चाहिए था कि आपके प्रदेश में एक साजिश हो रही है। तस्लीम रहमानी जी, आप रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। हाँ बोलिए जल्दी, रुकिए देवाशीष जी, एक सेकंड। हम बिल्कुल जिम्मेदारी लेते हैं और मामन खान की जिम्मेदारी भी तय करेंगे, पर मेरे को खुशी है कि आपने इस बात को भी माना कि उन्होंने बोला और उन्होंने अपने बोले हुए कृत्य का ऐसा। अरे मेरे बोलने से, मेरे मानने से कुछ नहीं होता है। आप जितने भी लोग मेरे साथ मेरे मेहमान बनकर आते हैं, आप मुझे क्यों मनाने पर लग जाते हैं? आप प्रदेश की जनता को मनाइए ना, आप उस सिस्टम को मनाइए जिसके फेलियर की वजह से ये सब कुछ हो जाता है। मेरे मान लेने से अगर चीजें बेहतर हो जाती तो मैं मान लेती कि हरियाणा में सब कुछ ठीक है, मैं मान लेती कि नूह जलाई नहीं और सब कुछ ठीक हो जाता। खैर तस्लीम रहमानी जी, दो पहलू हैं, रुक जाइए सर, रुक जाइए। दो पहलू है तस्लीम रहमानी जी। एक तो ये कि ये प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर है, साजिश हो गई, ये साजिश होने कैसे दी, एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि ये रेडिकलाइज कौन कर रहा है लोगों को। अगर एक पक्ष की वीडियो को देखकर आप सवाल उठा सकते हैं, तो क्या उन लोगों को आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे जो सोशल मीडिया पर भद्दे भद्दे पोस्ट लिख रहे हैं, जिनके हाथों में पत्थर है, जो एक मंदिर को घेर कर फायरिंग कर रहे हैं?
देखिए वायलेंस का तो देखिए किसी भी सोशल किसी सभ्य समाज में सिविलाइज सोसाइटी में वायलेंस किसी भी वजह से हो, किसी कॉन्स्पिरेसी के नतीजे कोई भी हो, उसका कोई मकाम हो ही नहीं सकता। उसका ऑल आउट कंडेमनेशन बहुत ही जरूरी है, बेहद जरूरी है। और आज भी मैं अगर बैठा हूं यहाँ तो इसीलिए बैठा हूं कि हम उसको कंडेम करके पहले पीस की तरफ वापस तो लौटे, अमन तो कायम हो। और अमन कायम होता है इंसाफ की बुनियाद पर। अगर इंसाफ नहीं होता तो अमन कायम करने में बहुत देर लगती है। हरियाणा की सरकार नाकाम हो चुकी है। मैंने पिछले सेगमेंट में कहा कि अगर कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसका एक पर्पस भी होता है, उसका एक मोटिव भी होता है। और इंडिया में कम्युनल राइट्स की हिस्ट्री में बहुत क्लियर है कि कम्युनल राइट पॉलिटिकल रीजन से होते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां पर कोई बहुत अच्छा क्राउड नहीं है, बीजेपी का भी नहीं है। पिछली बार भी जो जीती थी तो बहुत मार्जिनल है और उनको सहारों की बुनियाद पर चलना पड़ रहा है। और पूरा तबकाती कशमकश 4 साल अपने खट्टर साहब के सरकार में रही है, खटाई में पड़ा रहा है समाजी सौहार्द पूरे इस 4 साल में। और अब 1 साल के अंदर अंदर चुनाव होने वाला है, जीतने की पोजीशन नहीं है। तो एक नूह का जो जिला है, 22 जिलों में नूह के जिले का एक पर्टिकुलर स्टेटस है और वो ये है कि वो 22 में सबसे ज्यादा पूरे देश के 740 जिलों में सबसे ज्यादा एजुकेशनली, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है भारत का। ठीक है, इसमें शर्म आनी चाहिए हरियाणा की सरकार को भी और मरकज की सरकार को भी कि एक माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट में लिस्टेड है नूह और एक ही जिला है आपकी स्टेट में और उसका ये हाल है कि अब वो पूरे देश में सबसे ज्यादा बैकवर्ड है। ठीक है, मैं आप सर सुनिए ना, आप जितने संवेदनशील मुद्दों की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक मिनट सर, एक सेकंड जवाब ले लेती हूँ मैं सिद्धार्थ जी से। एक सेकंड सर, तस्लीम रहमानी जी, मुझे आपसे एक सवाल का जवाब जानना है। तस्लीम रहमानी जी, तो क्रिमिनल आवाज मिल रही है आपको? तो सर मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आपकी सारी बातें मैं मानने को तैयार हूं, आप जो कह रहे हैं वो सारी बातें ठीक हैं और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना होगा। लेकिन क्या एक मोनू मानेसर की वजह से या एक बिट्टू बजरंगी की वजह से, उनके वीडियो जारी करने की वजह से क्या लाइसेंस मिल जाता है? क्या आपको अधिकार मिल जाता है कि आप अपने घरों पर पत्थर इकट्ठा करिए, आप पेट्रोल बम बनाइए, आप गाड़ियों को जलाइए, आप सड़क पर उतरकर तांडव मचा दीजिए? क्या इससे आप इत्तेफाक रखेंगे रहमानी साहब? देखिए, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं कि वायलेंस हरगिज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं इससे भी इत्तेफाक रखता हूं कि अगर गुंडे और बदमाश हर किस्म के हथियारों से लैस होके आपके सामने आ रहे हों तो गर्दन झुका के हाथ बांध के खड़े ना होइए। ये इससे भी इत्तेफाक रखता है और इससे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इत्तेफाक रखता है। तो इसीलिए प्राइवेट नहीं तो आप बवाल कर देंगे? नहीं तस्लीम रहमानी जी, आप बवाल कर देंगे? साजिश आप हो रही बवाल कर है, देंगे? एक साजिश हो रही है। नहीं, आप बवाल कर देंगे? साजिश हो रही है बहनों से, गाड़ियां जला देंगे? आप मासूम लोगों को निशाना बना देंगे? आप मासूम लोगों को निशाना बना देंगे? जितना राइट टू प्राइवेट डिफेंस बहुत क्लियर है कि जिस वक्त आपकी जान से सर, प्राइवेट डिफेंस और दंगा करने में बहुत अंतर होता है तस्लीम रहमानी जी। आप शायद मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि अपना सेल्फ डिफेंस करना और दंगे करने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। जब आपकी जान को खतरा टल गया तो एक पत्थर भी उठाने की इजाजत नहीं है आपको। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा करने की किसी को, अगर कोई खतरा नहीं था तो सबको खामोश रहना चाहिए था। और जिन्होंने किया वो जेल में है और उनको जाना चाहिए, हम उनकी हिमायत नहीं करते। लेकिन ये भी तो पूछा जाएगा ना। ठीक है सिद्धार्थ जी, जवाब दीजिए। आपकी पक्षपात की कार्रवाई की वजह से एक सेकेंड, एक समुदाय इतना रेडिकलाइज हो गया कि हाथों में पत्थर भी आ गए। दरअसल ये सेल्फ डिफेंस का एक हिस्सा था जो बहुत बड़ा हो गया, जो दंगे में तब्दील हो गया। ये आपकी पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की वजह से है। देखिए प्राची जी, मैं पेशे से वकील हूं और मैंने आज तक नहीं सुना कि राइट टू सेल्फ डिफेंस का एक ऐसा इंटरप्रिटेशन भी निकाला जाए। कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो, कभी हाई कोर्ट ने कहा हो कि अगर आपको अपनी सुरक्षा पर कभी आहत लगे तो आप पत्थर उठा लीजिए, आप पेट्रोल बम बना लीजिए, आप पहाड़ों पे चढ़िए, आप AK-47 निकाल करके लाइए और आप लोगों को गोलियों से भूनने लग जाइए। एक शांतिपूर्ण चलने वाली यात्रा पर अगर कुछ उन्मादियों ने हमला किया तो हम उसको क्यों नहीं एक लाइन में कंडेम कर सकते? क्यों रहमानी जी इससे बचना चाह रहे हैं? नहीं थी, शांतिपूर्ण नहीं थी। देखिए, मैं इस वक्त राइट की डायकोटोमी में जाना नहीं चाहता।
मैं जाना नहीं चाहता राइट की डायरेक्टरी में, हम भी देख रहे हैं बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो अकाउंट्स हैं जो यूट्यूबर्स के, वो हम भी देख रहे हैं और मुसलमानों के बनाए हुए नहीं है। माफ कीजिएगा, आप कम्युनल फ्लेयर अप करने में नाकाम हो गए हरियाणा के हिसाब में। कोई कम्युनल वहां पर डिवीजन नहीं हुआ है। अल्लाह का, मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ कि वहां पर जो कम्युनल डिवाइड, जो कम्युनल पोलराइजेशन आपकी सरकार करना चाहती थी, उसमें आप नाकाम हो गए। और वहां पर अच्छा रुक जाइए एक सेकंड, तस्लीम रहमानी जी एक सेकंड रुक जाइए। सिद्धार्थ जी आप भी तो वही सवाल मेरा आपसे था कि आप पक्षपात पूर्ण कार्रवाई करते हैं। इस पूरे दंगे में भी आपने मान लिया कि एक समुदाय ने ही दंगा किया है, आपने पहले से मान लिया कि वही थे जिनकी वजह से दंगा भड़का है। आप उस यात्रा में शामिल उन लोगों से भी तो सवाल करिएगा ना जिनके हाथ में हथियार थे, जिनके हाथ में डंडे थे, वो जो वीडियो बना रहे थे। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, किसी प्रकार का कोई पक्षपात हरियाणा में नहीं हो रहा है। हमने 102 एफआईआर दर्ज करी, आप जाके चेक कर लीजिए एफआईआर में कितने अक्यूज, कितने मुसलमान है, कितने हिंदू है, क्योंकि हमारी सरकार इन चश्मों से नहीं देखती है। अगर ज्यादा करने वाले किसी एक संप्रदाय से होंगे तो वो ज्यादा एफआईआर में आएंगे, उन पर ज्यादा कार्रवाई की जाएगी। अगर दूसरी साइड तरफ से भी कुछ हुआ होगा तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में बाद में कुछ घटनाएं हुई, कहीं इधर उधर घटनाएं हुई, सब पर एफआईआर दर्ज हुई है। एक भी घटना ऐसी नहीं है जिस पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और रही बात पक्षपात की, तो आज भी जो हमारा मुद्दे पे बात चल रहा है, ऐसे उन्मादियों को निकाल करके बाहर फेंकने का जो काम चल रहा है। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय समाप्त हो गया। एक एक करके अपनी बात रखते तो बेहतर होता। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।